ज़्यादा ऊपर न चढ़ा होगा उसको नीचे नीचे से हमारे अध्यक्ष न्यायमूर्ति अब मैं निवेदन करूंगा महासचिव प्रशांत पाठक जी से कि वे दीक्षित सिंह जी का स्वागत करें और सम्मान करें। आप लोग का आशीर्वाद मिलता है सर। हमारे विभाग के हमारे जो आज के अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति साहब का मल्यार्पण का स्वागत कराएंगे। अपने आइए, हमारे मंच के शोभा है भाई, उनको तो मंच पर रहना है कि हमने सबसे वरिष्ठ लोगों में से हैं, बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। सचिव हैं वो आए मंच पर, और देशपाल जी हमारे दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, और बनारस से हमारे दो साथी चल के आए हैं, दोनों ही हमारे बहुत कर्मठ जुझारू साथी हैं। लुई साहब के सच्चे सिपाही मैं तो उन्हीं को समझता हूँ। और हमारे बीच में हमारे डॉक्टर बिगन राम जी, राम जी हाँ डॉक्टर साहब लिया कार्यक्रम कर पा रहे हैं, इसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी एसोसिएशन के हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव गिरी जी, जो कि धनुषधारी दिव्यांग फाउंडेशन के भी अध्यक्ष हैं, और जितना वो कर्मठ है, जितनी मेहनती हैं, उसका कोई जवाब हम सभी साथी जानते हैं। आगे डॉक्टर साहब है ये भी जोड़ी बड़ा अद्भुत है। आप लोग संघर्ष के दिनों के आप लोग साथी हैं। अरे अच्छा आप लोग ऐसे संघर्ष के साथी हैं जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। वैसे आदरणीय अध्यक्ष जी को करीब 50 साल हो गया इस क्षेत्र में काम करते हुए। आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे ढेंस जी साहब हैं, जो जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम सब योजना भवन के सभागार में इस कार्यक्रम को, इस पूरी कार्यक्रम को हम लोग किए हैं। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से अपने आदरणीय अध्यक्ष साहब को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद हमारे बीच में सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी और बहुत हमारे जो साथी हैं, बड़े भाई हैं, साथी हैं वो उनके बड़े भाई हमारे अभिभावक आदरणीय डीएन सिंह साहब हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपने जो दूर दराज से चल के आए हैं हमारे तमाम साथी हैं, उन सबका, चाहे हमारे रजनीश गुप्ता जी हो, आशीष पाल जी हो, अवधेश दुबे जी हो, मोतीलाल जी हो, डॉक्टर बिगन राम जी हो, तमाम साथियों का जो आए हैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जो हमारी बहनें आई हैं उनका भी मैं, चाहे संगीता जी हो, हमारी भाभी श्री बैठी हैं मिसेज गिरी जी, उनका भी मैं बिल्कुल अपने हृदय से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बाकी हमको एक जिम्मेदारी साथ में और दी गई है, उसको भी सोचता हूँ मैं कि सबका उसी में यही कर दूं, वही जिम्मेदारी का प्रमाण कर दूं। मैं मुझे दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी एसोसिएशन और धनुषधारी गिरी फाउंडेशन के बारे में भी मुझे बताने के लिए कहा गया है। सर्वप्रथम मैं दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी एसोसिएशन के बारे में आप सबको मैं बताऊं, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग कर्मचारी हैं। दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी एसोसिएशन के बारे में हम लोग सर्वप्रथम हम लोग की सोच बनी साहब 2021 अक्टूबर सितंबर में हम लोगों ने अचानक हम लोग बैठे थे, और कोविड का समय था और एक दूसरे से लोग मिलना जुलना होता नहीं था, उतना ऑनलाइन हम लोगों ने एक
मन में बनाया कि एक कर्मचारियों का संगठन होना चाहिए, विश्ववादी कर्मचारियों का एक संगठन होना चाहिए। और जैसे तमाम संगठन है, तमाम एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली कर्मचारियों के लिए कोई संगठन काम करने वाला नहीं था। ये संगठन बनाने की उस तरह शुरुआत हुई और 17 मई 2022 को इसका विधिवत हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया और रजिस्ट्रेशन कराया हम लोगों ने। उसके बाद से हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग कुछ नहीं करते, ईमानदारी की बात है, कोई इसमें मैं अपना श्रेय ले लूं या किसी पदाधिकारी को श्रेय दे दूं, इसमें किसी का कोई विशेष योगदान नहीं है, जितना हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब का है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने अपने मन से और अपनी पूरी शक्ति से पूरे शासन प्रशासन में दृष्टिबाधितों की आवाज, दृष्टिबाधित कर्मचारियों की आवाज, उनकी मांगों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के तमाम विभागों में जो आज चिट्ठी पत्री चलती है, कोई भी लिखा पढ़ी होती है, उसकी अगर कोई काम करता है तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय करते हैं। हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आज ये जो संख्या भी आपके बीच में थोड़ी बहुत दिख रही है, वो आदरणीय अध्यक्ष जी की ही देन है। और ये और संख्या होनी चाहिए, ये संख्या और होनी चाहिए थी। 200 की कैपेसिटी की हमने व्यवस्था की थी पूरी, और आते हुए थोड़ा समय हमको दगा दिया, मौसम ने थोड़ा दगा दिया, बाकी कुछ और समस्याएं हो गई जिस कारण से हम लोग संख्या पूरी नहीं कर पाए। लेकिन अध्यक्ष जी आपको मैं इस मंच सूचना नहीं मिली रोका कहाँ है? एक मिनट थोड़ा और पीछे एक सभी आवाज आ रही है, मतलब कुछ करना था। सभी गणमान्य व्यक्तियों को नववर्ष की शुभकामनाएं, सभी साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और लुई ब्रेल जिनका 217th आज बर्थडे, जिनका मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं, उसके लिए भी सबको बधाई और शुभकामनाएं। मैं लुई ब्रेल के ऊपर संक्षिप्त में कुछ कहना चाहूंगा, आज के संदर्भ से कुछ जोड़ते हुए। सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो 14 भाई थे, जिसमें से शायद ही कोई 13 लोगों का नाम जानता है। लुई ब्रेल जिनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो 4 भाई बहन थे, जिनमें से 3 लोगों का नाम शायद ही कोई जानता होगा। ये सारे लोग खुद से सवाल आज पूछ सकते हैं। तो इसका जवाब में मतलब जो है, जो हम लोगों को निकल के बाहर आता है कि इंसान जब खुद के लिए कुछ करता है और खुद से ऊपर उठ करके समाज के लिए जब कुछ करने लगता है, तो समाज जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको जयंती भी मनाता है, उसको याद करता है, उससे प्रेरणा लेता है। और आज तक मतलब इतने साल हो गया, पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा था लुई ब्रेल या इन सब लोगों में, जिससे हमें आज भी सीखना चाहिए। और आज भी हम मतलब उनसे सीख सकते हैं कि क्योंकि कुछ नया करना हमेशा डिफिकल्ट होता है। हो सकता है यहाँ से भी जितने लोग भी सुन रहे हो, चाहे थोड़े ही हो चाहे ज्यादा, हो सकता है कोई एक व्यक्ति उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति बने जो कि असाधारण हो और आने वाला समय उसे टाइम पे याद करे। और ज्यादातर लोग बाकी 13 और बाकी 3 की तरह साधारण भी हो सकते। तो इस विकास के यात्रा में, क्योंकि ब्लाइंड जो कि पहले भी संघर्ष कर रहा था, आज भी मैं खुद जॉब करता हूं, और आज भी मैं ये बात कह सकता हूं कि हमें समानता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लुई ब्रेल सोचिए, जो इनका जन्म एक गांव साधारण परिवार में हुआ था, और उनका जन्म 1809 में हुआ था, और 1852 तक उन्होंने एक छोटी सी कह लीजिए लाइफ जी, 43 ईयर का जिंदगी जिया उन्होंने। लेकिन इतने संक्षिप्त जीवन, इतने छोटे से जीवन में
क्या उन्होंने ऐसा कर दिया कि आज यूएनओ जो है आज के दिन को ये विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाता है। ये छोटी बात नहीं है, पूरी दुनिया में विश्व ब्रेल दिवस मनाना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं सोचता हूँ कि कई लोग ऐसे होंगे जो उनसे बहुत ज्यादा जिंदगी जी है, लेकिन उन्होंने छोटी सी जिंदगी को कैसे यूज किया। आज भी जब मैं खुद जॉब करता हूँ, कई लोग जॉब करते हैं, और आज भी हम लोग को जाकर के निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। आज जब हम ऑफिस में जाते हैं तो हमें मतलब लोग आशंका से देखते हैं कि इनको कैसे पहले कंप्यूटर कैसे मिल सकता है, पता नहीं चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। काम लेने में हमें संघर्ष करना पड़ता है। हमें लोगों को विश्वास दिलाने में संघर्ष करना पड़ता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हर बार हर दिन एक आदमी बदला तो वो हमें इसी नजर से देखता है कि शायद ये नहीं कर पाएंगे। तो जहां पे ये लिखने पढ़ने का सिस्टम था ही नहीं, उस एज में 3 साल की एज में वो ब्लाइंड हो गए, और उसके बाद वो पेरिस जाते हैं। पेरिस जाने के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग की उनकी शिक्षा जो है वो अपने जगह पे ही हुई, और पेरिस जाने के बाद वहाँ पे वो जहाँ पे पेरिस में वो शिक्षा लिए, उसमें ही वो मतलब शिक्षक भी बन गए, और वहीं पे 15 साल की एज में उन्होंने ब्रेल का विकास किया, जिसे आज हम सब जानते हैं। और सोचिए, उन्होंने छोटे से चीज से इंडिकेशन लिया था, जो कि एक, मैं अगर सही मैंने जाना है तो वो एक उनके स्कूल में एक सैनिक कोई भाषण देने के लिए, कोई प्रोग्राम के लिए आए थे। उसके भाषण से वो, क्योंकि वो इंडिकेट करके, संकेत करके वो इसको अपने मतलब खुफिया चीजों को इंडिकेट करते थे, एक दूसरे तक संप्रेषण करते थे। उससे उन्होंने प्रेरणा ली, और वहां से उन्होंने ब्रेल का स्टार्टिंग थॉट बनाया, और वहां से उन्होंने विकास करते करते हम लोग के जो साइटेड लोग, क्योंकि पहली बार उन्होंने यही किया था कि एक उनके जो प्रधानाचार्य थे वो पढ़ते गए, एक मतलब किसी संदेश को पढ़ते गए, उसको उन्होंने ब्रेल में लिखा, और उसी समय वो ब्रेल में पढ़ के सुनाए। इससे ही मतलब ब्रेल का शुरुआत हुई। तो आज भी हमें मतलब इस चीज के लिए संघर्ष करना है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, कि हम मतलब जो है हर जगह विकास कर सकें, समानता हमारे उसमें आ सके। क्योंकि अभी भी मतलब टेक्नोलॉजी आने के बाद भी ब्रेल का भी यूज आज भी है। आज अगर मुझे बोलना है फ्रीक्वेंटली तो मुझे ब्रेल में लिख करके लाना पड़ेगा, मुझे कुछ याद करना है, बहुत सारी चीजें। ट्रेन में जाते हैं तो हम मोबाइल से ही जरूरी नहीं हम देख सकें, हमें बहुत सारी चीजें ब्रेल की जरूरत पड़ती है, अलग अलग जगह पे जरूरत पड़ती है आज। तो ब्रेल का भी इम्पोर्टेंस आज है, और साथ ही साथ हमें जहां भी हम चाहे टेक्नोलॉजी का भी यूज करें, उसको आज के संदर्भ में भी लेते हुए हमें इस चीज को समझना है कि ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि उस समय भी इम्पोर्टेंट था और आज भी इम्पोर्टेंट चीज है, कि उसके सहारे और लोगों को अवेयर करने के बाद करने से ही हम एक समान जीवन जी सकते हैं। अंत में मैं लुई ब्रेल जी का एक कोटेशन बता करके अपने बातों को अंत करूंगा, कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भी तरीके हमें खोजने पड़े, उसे खोजना चाहिए। भले हमें उस तरीके को खोजने के लिए पांव से टटोल करके क्यों ना गुजरना पड़े। उनका ही ये कोटेशन था। थैंक यू। 20% नागरिक बेसिक शिक्षा विभाग से प्रभावित होते हैं, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, मिड डे मील, पाठ्य पुस्तकें या यूनिफॉर्म। श्री सिंह ने अपने सेवा काल के अंतिम चरण में एक कर्मठ अधिकारी के रूप में विभाग को ऐसी सेवाएं दी कि उच्च अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको विभाग की सेवा के लिए विशेष रूप से बुलाया गया। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि दृष्टि दिव्यांगजनों से आपका और आपके परिवार का बहुत गहरा नाता रहा है। जब आप मल्टी स्टोरी आवास में रहते थे तो आपकी माता जी हमारे दृष्टिहीन साथियों को बिल्कुल पुत्रवत प्रेम देती थी। उन्हीं के संस्कारों का प्रभाव है कि आप भी हमें हमेशा एक बड़े भाई की तरह स्नेह और सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। सादर आमंत्रित हैं श्री डी सिंह जी। इस सभा कक्ष में उपस्थित मेरे बड़े भाई अग्रज के रूप में श्री रंगनाथ पांडे जी, और अनुज के रूप में मैं कहूँगा तो DN सिंह साहब। ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वैसे तो अनुज है, लेकिन मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ। के हिसाब से 10-12 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं कई चीज़ों में इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और हमारे वासुदेव गिरी जी, शुरू से मेरा आप लोगों से बहुत ही रहा,
प्रशांत पाठक जी और उपस्थित सभी हमारे यहाँ पर जितने भी साथी हैं, हमारी माताएं बहनें, सबसे पहले आप सबको हम नए वर्ष 2026 की सपरिवार शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर आपको सदैव आनंद और आनंद स्वस्थ रखें, सारे परिवार को। परसों 3-4 दिन पहले मेरे पास डीएन सिंह साहब का फोन आया कि सर आप क्या हमारे कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 4 जनवरी का कार्यक्रम, मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने इनसे कहा कि मैं जरूर पहुंचूंगा, कोई और कार्यक्रम होगा तो उसको छोड़कर पहुंचूंगा। कुछ कार्यक्रम थे लेकिन हमने उसको छोड़ा। और जैसा कि अभी मेरे पूर्व जो यहाँ पर आपको संबोधित कर रहे थे, हमारा आप लोगों से पारिवारिक संबंध है, क्योंकि मैं राजाजीपुरम में मल्टी स्टोरी कॉलोनी जो रहता था, तो जिस ब्लॉक में रहता था उस ब्लॉक में हमारे अगल बगल में एक शिव कुमार जी उसमें थे। आज शायद यहाँ पर नहीं है, किसी और कार्यक्रम में भी डीएन सिंह साहब पूछा था। सुरेश जी थे। तो मेरी माता जी जो है अपने घर में कम रहती थी, इन लोगों के यहाँ ज्यादा रहते। श्रीमती सरस्वती सिंह हमारे बीच में नहीं है माता जी, लेकिन डीएन सिंह साहब ने कहा कि शिव कुमार जी ने कहा कि माता जी ने खाली डीपी सिंह का पालन पोषण नहीं किया, हम लोगों का ही पालन पोषण किया। और सुरेश को एक बेटा हुआ था उसमें 15 अगस्त को, तो उसका नामकरण स्वतंत्र कुमार कर दिया मेरी माता जी ने, जो तो उसका नाम स्वतंत्र कुमार ही हो गया। जो उन्होंने नाम नहीं बदला, इतना उनका मतलब स्नेह था। दूसरा एसोसिएशन मेरा इस विभाग से ये है, इस रूप में है कि मैं जब सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग 1 में अनुभाग अधिकारी हुआ करता था, तो मैंने ही इस विभाग का सृजन किया था। उस समय जो विकलांग कल्याण विभाग था और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक विभाग, ये तीनों विभाग उस समय श्रीमती मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो मुझे चैलेंज मिला था कि ये विभाग हमें 15 अगस्त को इसकी घोषणा करनी है। और ये 12 अगस्त को एक काम आया कि ये 3 नए विभाग बनने हैं, तो इनमें क्या कार्य होगा, क्या बंटवारा होगा, कैसे बनेगा। तो 3 दिन में इस विभाग को बनाना एक बड़ा कठिन कार्य था, जबकि बीच में 2 दिन शनिवार और इतवार छुट्टी थी। सोमवार को 15 अगस्त था और 12 अगस्त को 12 बजे हमें श्री अनिल कुमार जी हमारे सचिवालय प्रशासन थे, उन्होंने कहा कि डीपी सिंह साहब 3 विभाग बनने हैं और इसकी घोषणा होनी 15 अगस्त को, उसके पहले इसका गजट नोटिफिकेशन छपना है। तब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कार्य था ये, जो कि मुझे 12 अगस्त को दिया गया था। लेकिन हमने एक दिन में ही सब उस कार्य को करके सचिव महोदय का, मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन लेकर के और जाकर के राजकीय प्रेस में इसको हम रुक करके वहां पर रात में इसको मैंने अपने हाथ छपवाया नोटिफिकेशन 5000 प्रतियां, मुझे याद है। और ला करके अगले दिन यानी कि जो सैटरडे था उसमें सैटरडे की छुट्टी हो गई थी, मायावती जी मुख्यमंत्री हो गई थी, तो मैंने मुख्यमंत्री के आवास पर और अपने प्रमुख सचिव के आवास पर भेजा करके दिया स्वयं कि अब आप 15 अगस्त को 95 को इसकी घोषणा कर सकती हैं कि ये 3 विभाग हमने विशेष ध्यान देने के लिए बनाए हैं। तो आपका जो विभाग है वो 12 अगस्त 95 की तिथि में बना हुआ है, आप अपने शासन आदेश को देख सकते हैं। तो वो उस समय में आपके विभाग की बाकी आज जिनकी जयंती पर हम इकट्ठा हुए हैं, सवेरे मैंने थोड़ा सा इनके विषय में तैयारी की थी, हालांकि आप लोग बोल चुके हैं, सर लुइस ब्रेल साहब हैं। तो इनका जन्म 1809 में हुआ था फ्रांस में 4 जनवरी को, और 6 जनवरी 52 में यानी कि अभी 2 दिन बाद इनकी पुण्यतिथि भी आएगी आपके यहाँ, मैं समझता हूँ। तो इनका 43 वर्ष की अवस्था में स्वर्गवास हो गया था, लेकिन इनका जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण था।
क्योंकि जब 2 ही वर्ष के थे तो इनके घर में कुछ कार्य होता था, उस मशीन से इनकी आंख इंजर्ड हो गई थी, एक आंख में। वो उस आंख की जो इंजरी है वो अगली आंख में भी पहुंच गई, और जब ये 5 वर्ष के हुए तो इनकी दोनों आंखें जो है वो देखने लायक नहीं रही। बहरहाल इन्होंने हार नहीं मानी। विद्यालय में एक इनका स्कूल में एडमिशन हुआ। स्कूल का नाम भी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ, पेरिस फ्रांस में अध्ययन के लिए ये गए। उस समय चार्ल्स बार्बियर नाम के एक आर्मी के ऑफिसर ने इनके विद्यालय में भ्रमण किया। चार्ल्स बार्बियर आए और चार्ल्स बार्बियर ने एक 12 पॉइंट का 12 डाट का एक क्रिप्टोग्राफिक वो सॉल्यूशन ले आए थे फौज में सिपाहियों को लड़ने के लिए, ताकि उनको रात में लड़ने में असुविधा ना हो। तो 12 पॉइंट का उन्होंने एक अपना बनाया था कैलकुलेटर टाइप का, वो सभी उनको दिया। तो ब्रेल साहब उस समय पढ़ रहे थे तो उन्होंने 12 पॉइंट को घटा करके 6 पढ़ा। 6 पॉइंट में उन्होंने अपनी ब्रेल स्क्रिप्ट के लिए बनाए, जो कि अंगुली से छू करके हम उसको कर सकते थे। ये उन्होंने कार्य किया जब वो 12 से 15 साल के। 20 वर्ष में ब्रेल साहब एक विद्यालय में सेवा में तैनात किए गए, लेक्चरर बने। 20 साल की अवस्था में कार्य करते रहे, लेकिन इनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, यानी कि टीबी जिसको कहते हैं, और बहुत कम समय इनको मिला। और 43 वर्ष की अवस्था में 1852 में 6 जनवरी को इनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ। हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, और मुझे तो इनके बारे में जानकारी, नाम मैंने सुना था सामान्य ज्ञान के उसमें, लेकिन कब जन्मतिथि होती है, क्या होती है, इतनी जानकारी नहीं थी। आज मैंने इसके लिए तैयारी किया और मैंने देखा कि कितनी प्रेरणा हम ले सकते हैं। दिव्यांगजनों की बात करें तो हमने ग्रीक में होमर का नाम सुना है। होमर वहाँ के बहुत बड़े होते हैं। उन्होंने इलियड और ओडिसी महाकाव्य लिखे हैं, जैसे कि अपने यहाँ रामायण और महाभारत। उसी प्रकार से ग्रीक माइथोलॉजी में इलियड और ओडिसी महाकाव्य हैं, होमर ने लिखे हैं। होमर भी दिव्यांग, दृष्टिबाधित। तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी उपलब्धियां जो हैं वो गिनाई जा सकती हैं। स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक, जिसको कि सेकंड आइंस्टीन कहा जाता है, वो व्हील चेयर। इसी प्रकार से आपके विभाग का नाम समय समय पर बदला। शुरू में इसका नाम था विकलांग कल्याण विभाग। कुछ दिन बाद सोचा गया कि ये नाम ठीक नहीं है, हमें विकलांग नहीं कहना चाहिए। कोई आपके साथ हमें कोई सहानुभूति नहीं, आत्मानुभूति होनी चाहिए। तो सहानुभूति और आत्मानुभूति में अंतर है। सहानुभूति ये है कि जब हम आपके कष्ट में सहभागी हो। सहानुभूति को हम कहते हैं सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब हम कष्ट में आपके साथ हैं। लेकिन सिंपैथी से भी बड़ी, हमारे बीच में पांडे जी बैठे हैं, जूरिस्ट, अभी आपको संबोधित करेंगे। सिंपैथी से भी बड़ी है एम्पैथी, EMPATHY। एम्पैथी को कहते हैं आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का मतलब, सहानुभूति का मतलब कि हम आपकी अनुभूति में आपके साथ हैं। और आत्मानुभूति उससे आगे की अवस्था है कि आपको जैसी अनुभूति हो रही है हमें भी वैसी अनुभूति हो रही है। आपका कष्ट हम बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहे हैं जैसे कि हमें ही वो कष्ट हो। तो ये एम्पैथी कहलाती है। तो हमें आपके साथ एम्पैथेटिक होना चाहिए, सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं। मैं मानता हूँ कि जो आपकी कठिनाइयाँ, जैसे अभी बताया कि कुछ लोग नहीं आ पाए, मौसम खराब था, आने की समस्या थी, वाहन की समस्या होती, लेकिन फिर भी इतना जज्बा जो है देखा जाता। तो ये जिस जज्बे के साथ आप लोग आए हैं, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आप लोगों के लिए है, मैं नूतन पथ निर्माता हूँ। मैं नूतन पथ निर्माता हूँ, मैं अपनी राह बना लूंगा। DN सिंह साहब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, वैसे सभी लोग ध्यान सुन रहे हैं। मैं नूतन पथ निर्माता हूँ, मैं अपनी राह बना लूंगा, और तुम साथ चलो या नहीं चलो, मैं अपनी मंजिल पालूंगा। क्या बात है। फिर एक
आप ही के उस पर है, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या। मेरी आवाज पीछे तक जा रही भाई? बताइए, आप सबसे पीछे बैठे। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, शूल मतलब कांटे। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। फिर से दोहराता हूं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता का यदि धाराएं प्रतिकूल। अब सूरमा कौन है? सूरमा कहते हैं बहुत बहादुर आदमी। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, जैसे डीएन सिंह साहब, वासुदेव गिरी साहब। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह मतलब अपने जिस राह जो राह बना रहे हैं उस पर आप लोग भी चलते। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई चलता पद चिन्हों पर, और कोई पद चिन्ह बनाता है। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। अगली एक है कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, ये सभी लोगों के लिए, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। आप ही लोगों के लिए एक और पंक्ति है कि हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। बस इतना ही। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए और आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। संघर्ष जितना जानदार होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष जितना जानदार होगा, आप लोगों का पग पग पर संघर्ष है। मैं जानता हूं, हमसे बराबर प्रतिनिधि मंडल आपका मिलता रहा है। जब भी चाहे सचिवालय प्रशासन विभाग में रहे हों, चाहे वन विभाग में रहे हों, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग। तो हम ये तो नहीं कहते कि हमने सब काम आपका करा दिया, लेकिन कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा रखा। कई बार आप लोगों ने कहा था अभी काम हो जाएगा, हमने कहा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। असंभव शब्द जो है मूर्खों के शब्दकोश में है भैया। भारत के संविधान के अंतर्गत ला करके हम किसी भी चीज को कर सकते हैं। संविधान विरोधी तो नहीं कर सकते हैं, जस्टिस साहब अभी आपको बताएंगे, लेकिन संविधान के दायरे में ला करके तो कर सकते हैं। तो दायरे में लाने के लिए भगवान ने हमें इस कुर्सी पर बैठाया है। इस कार्य को संविधान के नियमों के घेरे में लाके करो, नियम विरुद्ध ना करो, लेकिन नियम के घेरे में करो। एक और उर्दू थोड़ा सा है, कठिन शब्द एक है लेकिन बता दूंगा। हवाओं से लड़ो तुंग लहरों से खेलो। ये समुद्र में जो जहाज होते हैं, समुद्री यात्रा में जाते हैं, उनके नाविक के बारे में है कि हवाओं से लड़ो, ऊंची लहरों से खेलो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। किनारे किनारे कहां तक चलोगे भाई? संघर्ष तो ही जीवन। ब्रेल साहब का आपने उदाहरण देखा ही, और मैं तो समझता हूं कि आप सभी लोग ब्रेल हैं। खाली यहाँ पर एक ब्रेल नहीं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब ब्रेल हैं। तो हवाओं से लड़ो तुम लहरों से खेलो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। और सफीने, सफीना कहते हैं पानी का जो जहाज होता है, मस्तूल जिस पे लगा होता है, जिस पानी का जहाज पुराना बनता है, जैसे कोलंबस वगैरह है। सफीने वहां डूब जाते हैं जाकर, हौसले जहां नाखुदाओं ने। नाखुदा कहते हैं जो नाविक है। तो सफीना वहां हवा से नहीं डूबता है, तूफान से नहीं डूबता है, डूबता वहां है जहां आप हौसला खो देता है, नाखुदा वहां डूबता है। हवाओं से लड़ो तुम लहरों से खेलो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। सफीने वहां डूब जाते हैं जाकर, हौसले जहां नाखुदाओं ने हारे। और एक अंतिम पंक्ति है जिसको कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वैसे तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन अधिक समय नहीं। ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं, कामायनी में उन्होंने कहा है।
और बड़ी उद्बोधनात्मक हैं। मैंने कई विद्यालयों में भी बेसिक शिक्षा में इसको लगवाया है कि आप अपने हर प्रिंसिपल अपने विद्यालय में इसको लगाए ताकि बच्चों को कुछ ज्ञान मिले, कुछ उद्बोधन मिले। क्या है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहे। श्रांत मतलब थके हारे आकर के, जैसे बहुत काम करके आते हैं, ऑफिस से आते हैं शाम को 6 बजे 7 बजे थक जाते हैं। तो इस पथ का मतलब जीवन के पथ का, जो जीवन पथ है, उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना। ये उद्देश्य नहीं कि हम काम करके थक हार के बैठ जाएं, रिटायर हो गए तो घर बैठ जाएं। रिटायरमेंट एक प्रवृत्ति है, अवस्था नहीं होती, एक प्रवृत्ति। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह, हमें वहां तक जाना है जहां पर कि रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर जाके आगे रास्ता नहीं। ये जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि मानव धर्म के लिए है कि आप अपनी प्रगति के लिए वहां तक तैयारी करें, वो इतना करें जब तक कि रास्ते जहां पर रुक जाते हैं। तो इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। मैं चाहूंगा कि आपकी जो प्रगति है, आपकी जो समस्याएं हैं और जो भी चीजें हैं उनका समाधान होता रहे। उसमें जो भी सहयोग, हम हैं, जज साहब हैं, माननीय मंत्री जी भी आ रहे हैं, तो जो भी सहयोग होगा हम सभी लोग आपके लिए सदैव तैयार हैं, प्रस्तुत हैं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के प्रति। कार्यक्रम का आयोजन किया है, इस कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि दिव्यांगजनों के उत्थान की मूल भावना क्या है और कानून क्या कहता है कि इनके उत्थान में क्या योगदान किया जा सकता है। इस संदर्भ में मेरा यही कहना है कि मनुष्य जब पैदा होता है, पैदा होते ही उसके कुछ अधिकार होते हैं मानव रूप में, चाहे वो दिव्यांग हो या जैसा भी जिस रूप में है, मानव है तो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं। उन फंडामेंटल राइट्स का कंप्लायंस होना चाहिए। कंप्लायंस किस प्रकार से होना चाहिए, हमें कानून का शासन इस बात को बताता है। मेरी राय ये है कि इन दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हो सकती हैं उनको किया जाना चाहिए। इस संबंध में मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि एक दिव्यांग आयोग बनाया जाना चाहिए, जहां पर कि जितने दिव्यांगजन हैं अपनी बात को अपने एक संगठन के माध्यम से, अपने कुछ प्रतिनिधियों के माध्यम से वहां पहुंचाएं और वो आयोग जो है इनकी सारी समस्याओं का निराकरण करे, जिससे समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ सकें। एक चीज़ और है, दिव्यांगजन किसी कारणवश हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं तो उनको बड़ी निराशा होती है, तो उनको इंकरेज करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मानव पैदा होते ही उसके कुछ अधिकार होते हैं, वो चाहे जिस रूप में, चाहे दिव्यांग हो या किसी रूप में है। अगर मानव है तो उसके वही अधिकार हैं जो एक सबल मानव, जिनको आप सबल कहते हैं, तो हम निर्बल और सबल की कल्पना में नहीं जाते। हम तो मानव हैं और मानव चाहे दिव्यांग हो चाहे जिस रूप में हो, हमको वही अधिकार प्राप्त हैं जो एक सबल को हैं या जो एक पावरफुल व्यक्ति को हैं। तो अब पावरफुल व्यक्ति के अधिकार हमें कैसे प्राप्त होंगे, वो मुझे कानून मुझे अधिकार देता है। हम एक लोकतंत्र में निवास करते हैं, तो लोकतंत्र में हमारे वही अधिकार हैं जो और सबके हैं। हमें मुख्य धारा में कैसे आगे बढ़ना है, इसका उपाय सरकार को करना होगा और हमारे समाज को करना होगा कि हम मुख्य धारा में सबसे आगे कैसे दिखाई पड़ें। इसके लिए जो कानून नियम बनाए गए, जैसे हमारे रिजर्वेशन की पॉलिसीज हैं, तमाम समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय ने इस पर दिशा निर्देश भी दिए हैं। सरकार ने भी इस पर तमाम आदेश दिए हैं। तो इन आदेशों का पालन अक्षरशः किया जाना चाहिए और वो किस रूप में किया जाए, इसकी करने की जिम्मेदारी हम सभी की साथ मिलकर है। लुई ब्रेल जी, नमन आपको 100 बार हमारा है। ब्रेल लिपित निर्माता सुंदर ज्ञान प्रकाश पसारा है। 5 वर्ष की अल्प आयु में आंखें ज्योति वहीन हुई। दामन थाम चले आशा का, इच्छा नहीं मलिन हुई। पथ प्रदर्शक आप बने जो हार नहीं स्वीकार है। लुई ब्रेल जी, नमन आपको 100 बार हमारा है। धन्यवाद। मंगलमय सिद्ध हो
और आदरणीय हमारे बीच आए हुए न्यायमूर्ति पांडे जी अध्यक्ष और इस सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण, आप सभी को बारंबार नमन है। इससे पहले कि मैं अपनी जो टॉपिक है उस पर बात शुरू करूं, और उससे पहले मैं जो हमारे आज के आदर्श हैं और जिनके लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मैं उन लुई ब्रेल जी के लिए कुछ पंक्तियाँ ज़रूर पढ़ना चाहूँगी और साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि लुई जो ब्रेल है हमारी लिपि, वो उसी तरीके से हमेशा ही जीवित रहने वाली है जैसे कि एक प्रिंट लिपि जब तक वो रहेगी इस धरती पे तब तक हमारी ब्रेल लिपि भी रहेगी, क्योंकि ब्रेल लिपि बस एक स्क्रिप्ट है और ये कोई अलग चीज़ नहीं है। जैसे चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन पेन और कलम और पेपर का साथ कभी छूट नहीं सकता, वैसे ही हमारा ब्रेल से भी कभी नाता टूट नहीं सकता। इसलिए कभी भी हम ये ना सोचे कि ब्रेल का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। ब्रेल का अस्तित्व कभी खतरे में नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ ही चलेगी। तो उन्हीं के लिए जो कुछ पंक्तियां हैं वो मैं देखिएगा वो उनको समर्पित करती हूँ। 217वीं जन्म शताब्दी मनाने का ही मतलब ये है कि कितने सालों से वो यात्रा आज तक चली आ रही है और चलती रहेगी। तो अंधियारी राहों में तुम एक नई रोशनी बनकर आए तुम, अंधियारी राहों में तुम एक नई रोशनी बनकर आए तुम, जो आंखें बेनूर थीं उनमें सपने नए जगाए तुमने, जो आंखें बेनूर थीं उनमें नए सपने जगाए तुमने, उन 6 बिंदुओं का चमत्कार वरदान बन गई दुनिया में। पढ़ने लिखने की वो तरफ एक नया रास्ता दिखा गई दुनिया में। न किस्मत को कोसा तुमने, न किस्मत को कोसा तुमने, न रुका तुम्हारा कारवां, उंगलियों के स्पर्श से ही छू लिया तूने ये आसमान, उंगलियों के स्पर्श से ही छू लिया तूने आसमान। तुम्हारा नाम अमर रहेगा जब तक दुनिया में ज्ञान है। हे लुई तुम्हें शत शत नमन है, हे लुई तुम्हें बारंबार नमन है, हे लुई तुम्हें बारंबार नमन है। अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है या उनको किन कठिनाइयों का अधिक सामना करना पड़ता है। हालांकि इस क्षेत्र में ये कहना तो बेईमानी ही होगी कि एक दृष्टिबाधित पुरुष से या दिव्यांग जन से एक दिव्यांग महिला की समस्याएं कुछ अधिक होती हैं। हालांकि समस्याएं एक ही पटल पे हैं, दोनों की समान है। चूंकि महिला होने के नाते वैसे भी चैलेंजेस कुछ ज़्यादा ही होते हैं और एक दृष्टिबाधित होने के बाद वो चैलेंज और अधिक बढ़ जाता है। और ये तब जबकि मान लीजिए एक दृष्टिबाधित महिला है वो और अविवाहित है, जब तक कि उसका विवाह नहीं हुआ और उसका संघर्ष किस कदर अधिक होता है। सबसे पहले तो संघर्ष वहीं से शुरू हो जाता है कि एक दिव्यांग महिला जब ये पता चलता है कि वो दिव्यांग है और उसे मतलब कि हम कैसे शिक्षित करें, कहाँ उसको भेजें, कैसे उसको पढ़ाएं, तो पहले तो यही पता करने में। दूसरा ये कि ये तो लड़की है, इसको घर से बाहर दूर भेजकर पढ़ाना। और सबसे बड़ी सच्चाई तो एक ये है कि दिव्यांगजन का सामाजिक परिवेश या उसका घर का माहौल इतना समृद्ध या इतना जागरूक नहीं होता कि उनके माता पिता की चेतना भी इतनी जागृत नहीं होती कि वो इस बारे में सोचे कि एक जो लड़की है, हमारे घर की बेटी है, हम उसको दूर कहीं रखकर पढ़ाएं। और क्योंकि अभी तक तो ये भी नहीं था कि हम आसपास के स्कूलों में पढ़ा सकें सामान्य तौर पर। अब जो सरकारी योजनाओं के तहत ये सुविधा उपलब्ध हुई है कि हम किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल स्तर पे उसकी चुनौतियां अलग है, लेकिन फिर भी हाँ इस चीज को मना नहीं किया जा सकता। तो एक चुनौती वहीं से शुरू हो जाती है। फिर जैसे तैसे जो लोग इस बारे में जान पाते हैं कि इनके लिए कोई स्पेशल स्कूल है, वहां तक अपने घर की लड़की को भेज भी देते हैं, बहुत कहने समझाने पर कि
अगर ये पढ़ जाएगी तो इसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो जैसे ही वो भेजते हैं अपनी घर की लड़की को किसी स्कूल में और वो पढ़ जाती है, पढ़ने लगती है, तो उनका विश्वास, उनका संबल दृढ़ होता है कि हाँ हमारी कम से कम इस लड़की का भविष्य बन गया, बिगड़ा नहीं। फिर जब वो पढ़ गई, उसके बाद जब उसको जॉब करने की बारी आई तो कई ख्याल आते हैं घर मतलब परिवार में कि चलो पढ़ना लिखाना तो ठीक था, लेकिन क्योंकि वो हॉस्टल में रहकर पढ़ी है और इनके स्पेशल स्कूल होते हैं, घर हॉस्टल में रह के पढ़ ली, लेकिन अब जब इसको नौकरी करनी है तब इसके साथ कौन रहेगा, कैसे करेगी? किसी के पास इतना समय नहीं होता कि उसके साथ हर वक्त कोई रह सके और उसको देख सके। तो एक बड़ा चैलेंज यहाँ खड़ा हो जाता है। इसी जगह अगर पुरुष होता तो उसके लिए इतनी चिंता नहीं करते, क्योंकि वो स्कूल में ही और स्कूल के बाद भी इतने स्वावलंबी और हो जाते हैं कि मतलब उनको अकेले छोड़ने में घर वालों को दिक्कत नहीं होती कि आप कहीं भी रह के हाँ कर सकते, जॉब जा सकते। पर लड़की के लिए जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, जो अलग चिंता होती है, उसके तहत उनको ये सोचना पड़ता है कि इसके साथ किसी न किसी का रहना बहुत जरूरी है। तो ये एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाती है कि अब इसके साथ कौन रहेगा। फिर वो भी क्योंकि अगर जब लड़की शिक्षित हो गई है तो उसके अंदर इतना आत्मविश्वास जाग जाता है कि वो ये भी अपने तरीके से मैनेज करना जान जाती है कि मुझे कैसे करना है, कि मैं घर तो नहीं बैठ सकती। अब मुझे जब पढ़ने का मौका मिला है, उसके बाद नौकरी करने का जब मौका है तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो वो उसके लिए भी संघर्ष करती है और अपना दृढ़ बल दिखाती है कि मैं घर से बाहर रहकर भी जैसे मैंने पढ़ाई की वैसे मैं नौकरी भी कर सकती हूँ। तो वो उसका भी सामना करती हुई जॉब को मैनेज करती है, जाती है। संघर्ष वहाँ भी शुरू होता है। मैं अभी ऑफिस के अंदर की बात तो नहीं करूँगी कि कितनी वहाँ समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक जो बाहरी परिवेश है, पहले मैं उसी की बात करती हूँ। फिर वो जैसे जॉब को अपने मैनेज करती है, जाना आना मैनेज करती है किसी तरीके से, क्योंकि उसमें चैलेंज तो रहते ही है। शुरू में इतना कन्वेंस अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक ड्राइवर रखे, गाड़ी रखे, खुद जाए आए, तो बाहर का सहारा ही लेना ही पड़ता है। तो उसमें और अगर ऑटो पे रखती है ड्राइवर फिक्स करके, तो उसमें भी काफ़ी डर सा रहता ही है। तो क्योंकि अब वो चैलेंजेस भी थोड़े से कम हो गए हैं कि जब से ओला उबर आया है, तो क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की है तो वो खुद से ये भी मैनेज कर लेती है। इस तरह जॉब उसकी ये लाइफ भी शुरू हो गई। फिर अगर उसका विवाह हो जाता है और उसका अगर लाइफ पार्टनर भी दृष्टिबाधित है, वो भी दोनों दृष्टिबाधित हैं, तो फिर चैलेंज कैसे बढ़ जाता है वो देखने वाली बात ये हो जाती है कि हालांकि जब दो मिल जाते हैं तो एक से भले दो, तो दोनों मिलकर चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि लड़की दृष्टिबाधित है और घर का दारोमदार उसी के ऊपर होता है, उसी के कंधों पर बहुत कुछ मैनेज करना होता है। घर में किचन को भी देखना है, क्योंकि बिना लड़की चाहे ठीक है, जैसे लड़की दृष्टिबाधित है तो उसको किचन चाहे वो किचन को भी कैसे देखना, कैसे मैनेज करना, उसके लिए बड़ी युक्ति लगानी पड़ती है। तो वो उसमें उसको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो एक एक्स्ट्रा उसके लिए चैलेंज हो जाता है। फिर जब अगर कोई लड़की उसी में या तो दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली अगर वो विडो है या फिर वो उसकी पोस्टिंग कहीं अलग जगह पे है, तो वो फिर अकेले चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर उसके बाद जब अगर उसके पास बच्चा है तब चीज़ें कैसे मैनेज करें, तो वो एक बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी मायने में बहुत सारी में आपका जो ध्यान आकर्षित किया है कि महिला की एक दृष्टिबाधित पुरुष की अपेक्षा कैसे चैलेंजेस अधिक हो जाते हैं, तो वो यही एक कुछ पहलू है जिसकी वजह से है। क्योंकि उसके बाद जब बच्चा पढ़ने लगता है, स्कूल जाने लगता है, फिर उसकी पढ़ाई को देखना है, उसके ट्यूशन को, उसकी राइटिंग को, तो ये चीज़ें बहुत कुछ हम टेक्नोलॉजी के साथ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो वर्किंग है तो टाइम भी उसके पास बहुत कम है।
तो वो चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद जब ये चीज़ें भी किसी तरह की ट्यूशन अफोर्डेबल, मतलब जब दोनों वर्किंग है तो अफोर्ड करना ही पड़ता है, वो करती है। उसके बाद भी उसके चैलेंजेस ख़त्म नहीं होते, क्योंकि दृष्टिबाधित अगर पुरुष जो है वो कहीं भी कार्यक्रम में जा सकता है, लेकिन एक दृष्टिबाधित महिला जो है उसके पास अगर बच्चे की भी जिम्मेदारी है तो बहुत सारी लिमिटेशंस उसके पास हो जाती हैं और बहुत इन सब चीज़ों के चलते वो नहीं कर पाती। तो ये सारे जो चैलेंजेस थे यही मैंने आपके सामने रखे, और फिर कभी किसी और जब कभी बात होगी तो कैसे वर्किंग प्लेस पे और अधिक चुनौतियां होती है उसके बारे में बात करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बेटा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। और आज के परमानंद माधव जो है ये शासन है, एनजीओस हैं, और हमको लगता है जो प्रज्ञा चक्षु शिरोमणि हमारे मित्र हैं जिनको मैं देवता स्वरूप मानता हूं, उन सबको नमन करने के साथ साथ यहाँ पे न्यायमूर्ति आदरणीय बैठे हुए हैं, मैं उनका भी विशेष अभिनंदन करता हूं, क्योंकि प्रायः नकारात्मक ही उपस्थिति का भान होता है। हमारे सिंह साहब जो शिक्षा विभाग से आए, उनकी पंक्तियां सुन के मैं बड़ा भावुक हो गया और बड़ी प्रेरणा मिली। मेरी एक कविता मुझे पूरी याद नहीं है, मैं उसकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा, क्योंकि संचालक महोदय ने निर्देशित किया कि मैं अपनी बात कहकर बहुत संक्षिप्त में बात कहकर अपना विराम लूंगा। मुझे सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है बजाय कुछ कहने में। बाधाओं से कहो, बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। लहरों से तुम कहो कि वो ऊपर उठ जाएं, हम जिंदा दिल हैं, तैरना खूब आता है। अब तैरने की जब बात कही है तो शायद आप लोगों को याद हो जो सुएज नहर के चैनल का पूरा नाम कैनाल का नहीं मालूम, इस समय भूल रहा हूँ, इसलिए भूल रहा है, उसको एक प्रज्ञा चक्षु बंधु ने पूरा पार किया था, और वो 8 घंटे की लगातार तैराकी में उन्होंने पार किया था। विश्व का आज रिकॉर्ड है। और उस तैरने की जो प्रक्रिया है, आज हम लोग कहीं न कहीं, चाहे हम आज के विकलांग हो, चाहे प्रज्ञा चक्षु हो, चाहे मुंह बधिर हो, चाहे हमारे मानसिक व्यक्ति हो। सर, एक समय का बात याद होगी आप लोगों को, हम गांव में रहने वाले हैं, तो गांव में जब कोई प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति आ जाता था या जो हमारे ऐसा विकलांग आ जाता था तो उसकी मजाक उड़ाई। क्या कहा जाता था? अरे सुरो, कब शादी कर रहे हो, कुछ गाओ बजाओ। या हम लोग जो थे तो हम लोगों के दिव्यांगों की आपकी शादी तो बहुत आप बढ़िया अच्छा चल नहीं पाते हो, एक ऐसी लड़की की शादी कराएंगे जिसके पीठ पे चढ़ के तुम बहुत दूर तक भाग जाओ, और हा 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 करके हम पढ़ते थे। वो एक दौर समाप्त हुआ। ये 4-5 दशक पहले की बात बता रहा हूँ, जिस वेदना को मैंने सहा है, देखा है, भोगा, उस वेदना की प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे पूज्य पिता श्री गया प्रसाद मिश्र जो कि अध्यापक थे, उन्होंने बड़ा समाज से संघर्ष किया, समाज की बड़ी अवहेलनाएं की और पढ़ाया लिखाया। क्योंकि मैं अपने को महिमा मंडित नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात प्रेरणा के लिए बताना चाहता हूं कि मैं भी यूपीएससी को पास किया और आगे आकर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम सेंट्रल एक्साइज से सेवा में। तो ये जो हमारा संघर्ष है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं
एक संचालक महोदय के अनुरोध को मानते हुए, हमारा बच्चा है, भतीजा है, उसकी बात को टाल नहीं सकता हूं। मैं लयबद्ध कविता नहीं सुनाता हूं, लेकिन एक कविता ऐसी सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे साथ प्रिया बहन है, ये बड़ी हमारी छोटी बहन है, नीरज जी हैं। आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि प्रिया जी जब इस स्थिति में थी और समाज का ये, उनके माँ बाप का सब कहीं ये बात थी इनका विवाह कैसे होगा। इसी सचिवालय, इसी आपके विभाग से, इसी योजना भवन से रिटायर भी हैं। और उस समय प्रिया जी से ज्यादा उनके पद के ऊपर हमें गर्व है कि उन्होंने बड़ा संघर्ष करके उनका हाथ थामा और आज वो बड़ा सुंदर है, बहुत सब कुछ है और इतना संवेदनशील और इतने गायक और इतना, तो मैं संचालक महोदय से कहूंगा कि मुझे न बुला करके अगर प्रिया जी के जीवन साथी आदरणीय नीरज को बुलाएं तो वो बैंक मैनेजर हैं और बहुत अच्छा गाने में निपुण हैं, आज वो कुछ कह सकते हैं। तो मैं इसी बात पे बस एक छोटी सी कविता, वो रोज की तरह अपनी फाइलों में मशगूल थी। नई कविता है। वो रोज की तरह अपनी फाइलों में मशगूल थी। सामने देखा एक व्यक्ति आया और पूछा, लो आज मैं अपनी गुरुदक्षिणा आपको समर्पित करता हूँ। लो आज मैं अपनी गुरुदक्षिणा आपको समर्पित करता हूँ। आपकी बताई हुई बातों का ध्यान आपको अर्पित करता हूँ। वो उस दिन की बात है जब वो बैंक में बैठी हुई बाला किसी समय कहीं पर जा रही थी, तभी कुछ छिछोरों ने उसे घेर लिया था। उन्हीं छिछोरों में वो व्यक्ति भी था जो आज कुछ जमा करने आया था और उसके साथ जब सहमति का होने लगा था ध्यान, तभी बैसाखी से उस व्यक्ति के सीने पर एक जोरदार धक्का लगा और वो गिर पड़ा और फिर कुछ देर बाद बेहोश हो गया। उस लड़की ने उसे समझाया और एक रास्ता दिखलाया। आज वो छिछोरा पर छोड़कर दिव्यांग के बताए रास्ते पर चलकर अपना काम कर रहा है और पूंजी को नियोजित करके उत्थान कर रहा है। यही उसकी दुर्घटना थी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। सभी लोगों को एक बार नमन करता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं नीरज चतुर्वेदी, मंचासीन सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा अभिवादन। आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, उसके लिए धन्यवाद। एकदम से कोई तैयारी नहीं करके आया था, मुझे ना पहले से कुछ बताया गया था। मैं फिर भी आप सबके समक्ष कुछ शेर पढ़ दे रहा हूं। मेरे खुदा मेरे खुदा तू मुझे इतना मोतबर कर दे। मेरे खुदा तू मुझे इतना मोतबर कर दे। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। मैं जिंदगी की दुआ मांगने लगा हूँ बहुत। मैं जिंदगी
तो दुआओं को बेअसर कर दे। मैंने हर गम खुशी में ढाला है, मैंने हर गम खुशी में ढाला है। मेरा हर एक चलन निराला है। लोग जिन हादिसों से मरते हैं, ये हम सभी के लिए है। लोग जिन हादिसों से मरते हैं, मुझको उन हादिसों ने पाला। मंचासीन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री वासुदेव गिरी जी, मेरे छोटे भाई श्री डीपी सिंह जी, मेरे सचिवालय के साथी श्री डीएन सिंह जी, जब मैं उसमें विशेष सचिव प्रमुख सचिव था, डीएन सिंह से प्राय रोजाना बातचीत हो जाया करती थी। सभागार में उपस्थित भाइयों, बहनों, बच्चों, मित्रों, आज इस अवसर पर श्री वासुदेव गिरी जी तथा श्री डीएन सिंह की प्रेरणा से मैं आप लोगों के समक्ष मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ये बड़ा ही पुनीत अवसर है कि सर लुइस ब्रेल की जयंती पर आप लोगों ने अपने बीच में उपस्थित होने का मौका दिया। कोई चीज असाध्य और असंभव नहीं है। जब हम मानव के रूप में इस धरती पर आते हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं, हम किसी रूप में आए। और तमाम देखिए, विश्व में भी तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वहां भी इस तरह की स्थिति हो गई है कि आप मानव अधिकारों की बात होती है। तो यहाँ आज हम इस सभागार में उपस्थित अपने लोगों के साथ इस बात को शेयर करना चाहते हैं कि हम जैसे ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हमारे कुछ अधिकार होते हैं, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स का, जिनको छीना नहीं जा सकता। और फंडामेंटल राइट्स को, जैसे चूंकि हम कानून के विद्यार्थी हैं, फंडामेंटल राइट्स का अगर किसी तरह से वायलेशन या हमारे अधिकारों का हो रहा है तो उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। कोर्ट की जिम्मेदारी है, ये न्यायालय की जिम्मेदारी होती है कि उन अधिकारों को इम्प्लीमेंट कराए। यहाँ जहाँ तक दिव्यांग जनों की बात हो रही है, अभी चर्चा के दौरान मुझे पता लगा कि एक ऐसा कोई इफेक्टिव फोरम नहीं है जिससे कि हम अपनी बात वहां कर सकें और उस बात को सरकार और न्यायालय तथा जो भी ऑथराइज्ड पर्सनालिटी है वहां ये बातें हमारी पहुंचे और उनको लागू कराया जा सके। लोकतंत्र में हर आदमी का वही अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति का है। यहाँ हर एक व्यक्ति का है, समूह का नहीं है। यहाँ इंडिविजुअल से मिलकर समूह बनते हैं और वो समूह जाकर किसी चीज को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे आज आप देखिए, श्री वासुदेव गिरी जी, आप इस संस्था के अध्यक्ष हैं, कि अध्यक्ष को आप लोगों ने इसलिए बनाया है कि आपकी जो समस्याएं हैं इसको एक उचित फोरम पर, उचित अधिकारी के सामने, उचित संस्था के सामने रखेंगे, जिससे आपकी समस्याएं या आपके सामने आपके जीवन के विकास में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको कितनी आसानी से दूर किया जा सके। मित्रों, आज इस अवसर पर मैं आप लोगों को बधाई देता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं तथा आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे लेवल का किसी तरह का कोई, अगर मैं कुछ काम आपके आ सकूं, कभी किसी रूप में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर श्री वासुदेव गिरी जी के पास है। जब कभी भी आपको हमें याद करेंगे, हम आपके साथ उसी रूप में खड़े रहेंगे जैसे आप लोग हैं। मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ, आश्वस्त नहीं करता हूँ, आप जब भी हमें चाहेंगे इसको आप मुझे टेस्ट कर सकते हैं। और आज ज्यादा मैं इतना कहा कि मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है, आप लोग क्षमा करिएगा। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ
और आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इतना सबल बनाए कि आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके उत्थान के लिए आवश्यक है, सारी चीजें आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ऐसे स्वस्थ आनंद और अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहिए, समाज को जागृत करते रहिए। जैसा कि अभी आप देखिए स्वामी रामभद्राचार्य जी को आप लोगों सुना होगा, उनके पास भी दोनों वाक्य नहीं, लेकिन उनको सारे साथ साथ देखिए कंठ थे और आज पूरे देश को वो दिशा दे रहे हैं। इसलिए हमें ये नहीं महसूस करना है, हमें कभी भी इस बात से अपने को पीछे नहीं समझना है कि हम किसी से पीछे हैं। तो मित्रों, और ज्यादा न कह करके मैं आप लोगों से क्षमा के साथ विदाई देना चाहता हूँ। जो भी जिस रूप में आप लोग हमें इस्तेमाल करना चाहें आप करें, मैं जिस रूप में हूँ आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद भारत। आई आज 4 जनवरी आई, संदेश खुशी का लाई आज 4 जनवरी आई। मौसम मेरी है अनुयायी, लहर खुशी की आज है छाई, गूंज उठी आज सहनाई। आई आज 4 जनवरी आई, संदेश खुशी का लाई आज 4 जनवरी आई। मन का दिन संचालक अपने सुशोभित कर रहे आदरणीय गिरी सर के बेटे अंकुश गिरी जी, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय शिक्षा सचिव महोदय डीपी सिंह साहब, हम सभी के अपने खास आदरणीय डीएन सिंह सर, और अब हम सभी को भी जांच के होंगे, आचार्य होंगे आदरणीय न्यायाधीश महोदय पांडे सर, साथ ही साथ देवियों एवं सज्जनों, आज हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिसके लिए आज के दिन तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनके इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को इस युग दिवस पर ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। आता है यस करते हैं तो किस टाइप की डिसेबिलिटी है वो आपको टिक करना है, तो उस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो जो ड्राइवर है आपको असिस्ट करेंगे, वो आपको स्टेशन तक भी छोड़ेंगे, लिफ्ट तक छोड़ेंगे, कहीं तक जाना वो पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। इसलिए उसमें ये एडिशन किया गया है। भारत टैक्सी ऐप ये जल्दी लॉन्च होने वाला है पूरे इंडिया में। और नेक्स्ट है आपका जो एक है, और मैं बताऊं जैसे क्यूआर कोड होता है, कई लोग क्यूआर कोड शेयर करते हैं कि हमें पेमेंट किसी को करना है, कहीं पे आप घर पे हैं और किसी सामान मंगवा रहे हैं तो क्यूआर कोड वो लोग भेज देते हैं कि पेमेंट कर दीजिए। तो आप कैसे करेंगे? तो क्यूआर कोड क्या करना होता है, उसने व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड किया, आपने उसको डाउनलोड किया और फिर आप गूगल पे जैसे जाएंगे, जो भी स्कैनर यूज करते हैं, अगर आप ऐसे बात करेंगे फिर आपके लिए यूजफुल नहीं हो पाएगा ये। तो क्यूआर कोड जब आप गूगल पे जाएंगे, स्कैन करेंगे, वहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आता है तो फ्रॉम गैलरी से सेलेक्ट करेंगे और जो रिसेंट फोटो होगी उसमें क्यूआर कोड दिखाएगा, वो दिखाएगा किसका क्यूआर कोड है, तो उस पर क्लिक करेंगे, वहीं से स्कैन कर लेगा। तो आपको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है, ना किसी को व्हाट्सएप पे शेयर करने की जरूरत है, आप खुद से इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें लिमिटेशन 2000 तक की है कि वन टाइम में 2000 ही आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। और मैं एक है आपका यस टू एक्सेस, ये एक ऐप है जो कि आप किसी बिल्डिंग की एक्सेसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि उस बिल्डिंग में क्या क्या चीजें एक्सेसिबल है, कहाँ पे लिफ्ट है, कहाँ से आपको जाना है, वो एक चीज है। तो वो अगर किसी को यूजफुल लगे तो वो कर सकता है। एक अदिति नाम का व्हाट्सएप बॉट है अदिति, जिसमें कि ये स्पेशली लेडीज के लिए जो कि अपनी पर्सनल इश्यूज के लिए अदिति पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको चैट कर सकते हैं।
और अपने पर्सनल इश्यूज के बारे में वो जान सकते हैं। तो इसका अगर नंबर नोट करना चाहे तो मैं बोल देती हूँ। ये भी NAB के कोलैबोरेशन से बना है, अदिति। 8076551617। और एक और बहुत ज़रूरी रेडियो है आपका हमारी वाणी, जो कि जैसे श्रवण काम करता है ऐसे हमारी वाणी भी काम करता है। इसको भी नंबर डाल करके आप रेडियो पूरा सुन सकते हैं। तो इसका नंबर है 9266344222। ये इसका नंबर है। आप इसको डायल करके उसमें सारे अपडेट रहते हैं, आप सुन सकते हैं इसको भी। और एक मैं आपको बताऊं कि बाकी तो आपने सुने ही होंगे बहुत सारे ऐप स्कैनर के लिए। मान लीजिए आपको मनी करेंसी पहचानने में दिक्कत होती है तो एक RBI का मनी ऐप है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। फिर आपका CVAI है, वो भी करेंसी आपको बता देता है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि डिजी लॉकर, एक डिजी लॉकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हमें बार बार डॉक्यूमेंट अपने दिखाने पड़ते हैं। किसी ने अचानक से हमसे मांग दिया कि स्मार्ट कार्ड दे दो या अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो इसके लिए आप डिजी लॉकर में अपने सारे डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप डिजी लॉकर नहीं यूज़ करना चाहते तो जीमेल पे एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें अपने ये सारे डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, ताकि कहीं भी आप गए हो, आपको फिजिकल चीज़ें नहीं मिल रही है, आप यहाँ तुरंत निकाल के दे दीजिए। अब अक्सर होता भी यही है कि आपसे ये मांगा जाता है, व्हाट्सएप पे तुरंत ले लिया जाता है, हॉस्पिटल हो या कहीं पे भी हो तो आप तुरंत वहाँ से निकाल के दे सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ऐप और है जो मैं बताऊँ आपको कि मेटा AI ग्लासेस, आपने नाम सुना होगा, जो कि चश्मे हैं। और अभी एक गूगल का भी चश्मा बनने वाला है जो कि बहुत जल्दी आ जाएगा। मेटा AI थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये ग्लासेस आपको रीडिंग करने में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कोई बुक है आपके सामने, पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई बुक खोलेंगे, पन्ने आप पढ़ सकते हैं। कुछ भी आप कहीं पे जाते हैं, लोगो देखना है, कुछ भी करना है, तो वो चश्मा जो है आपको पूरी हेल्प करेगा रीडिंग करने में, कहीं भी चलने फिरने में। फिर एक डिवाइस बनी है वोका डिवाइस है, जो कि दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए है, जो कि उनकी भावनाओं को समझते हुए उनके अकॉर्डिंग उनसे बात करता है, उनके काम करता है। और ये डिवाइस है, साथ में आप रख सकते हैं, पोर्टेबल है एकदम, पॉकेट में आप रख सकते हैं इसको। फिर आपको एक ऐप है संचार साथी, ये फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए है, बहुत एक्सेसिबल है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। संचार साथी में आप डाल के देख सकते हैं आपके कितने मोबाइल नंबर हैं। कोई आपका ऐसा मोबाइल नंबर तो नहीं है जो पहले चलता था, कोई और यूज़ कर रहा हो, आप उसको यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। कोई फ्रॉड की कंप्लेंट हो तो, क्योंकि जो साइट है वो बहुत इनएक्सेसिबल है, कैप्चा वगैरह, तो लेकिन आप यहाँ संचार साथी के माध्यम से आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, बहुत एक्सेसिबल फॉर्मेट पे है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको ये बताती हूँ कि जो रेडियो उड़ान है, रेडियो उड़ान के बारे में आपको बताती हूँ। जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ से भी आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहते हैं, इसलिए आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और सुनने का माध्यम मैं बता देती हूँ कि जैसे आजकल डिवाइसेस आते हैं ना, स्पीकर, एलेक्सा हो गया, गूगल होम हो गया, ये मैं खुद से यूज़ करती हूँ। क्योंकि जैसे फ़ोन पे हम कुछ भी करते, मतलब मैं ब्रश कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, तो मैं नहीं यूज़ कर सकती फ़ोन, तो ये स्पीकर ऐसे जो वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं, हम बोल देते हैं एलेक्सा या गूगल होम प्ले रेडियो उड़ान, तो रेडियो उड़ान चला देगा। ऑल इंडिया रेडियो चला देता है, यूट्यूब से कुछ भी सुनना आप उसको बोलिए, वो चला देता है। तो वैसे ही रेडियो उड़ान आप सुन सकते हैं। और उसमें क्या है कि एक मिलाप सेगमेंट चल रहा है, जिनको भी जो भी अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अपना पार्टनर तलाश करते हैं, तो मिलाप में क्या है कि ये तो रेडियो उड़ान के जो वेबसाइट है उस पर जाके आप मिलाप, आपका जो भी फॉर्मेट है मिलाप का, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे फिल करिए। उसके बाद वो यूट्यूब पे इसको डालते हैं, उसके रिकॉर्डिंग,
मिलाप सेगमेंट है रेडियो डायलॉग के अंदर, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। उसमें नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाते, क्वालिफिकेशन, उसके रिक्वायरमेंट सब बताया जाता है, मेल आईडी, फ़ोन नंबर बताया जाता है, आप फिर उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक उसका मिलाप है और एक वहाँ पे खंड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मित्रों, कार्यक्रम और भी अच्छा होता, हम और भी आपका उत्साहवर्धन कर पाते, वर्णन कर पाते और काफी कुछ आपको समाज के, सरकार के गिराने के रास्ते बनाने में आगे कर पाते। ऐसी ताकत की हमारे लिए प्रार्थना आप पर करें। ये इसलिए के बाद हम आप सबका जिस कार्य की जितने सहयोग किया कार्यक्रम के लिए उन सबका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।